जो अभी गरुड़ वाली स्टोरी बताई तुमने, वो स्टोरी मेरे को बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, इंटरेस्टिंग। कि जो स्टोरी है वो ऐसे, जो रानी थी, जो तुमने कहा गरुड़ की माँ थी, कद्रू। हाँ कद्रू, हाँ वो नाग रानी नहीं थी। वो मतलब वो मुझे क्या था कि ऋषि कश्यप थे, उनकी दो बीवियां थी। एक का नाम कद्रू था, एक का नाम विनीता। तो विनीता और कद्रू दोनों की दोनों ऋषि कश्यप से काइंड ऑफ आशीर्वाद मांगती हैं। कि पहले तो विनीता जाती है, बोलती है कि मेरे को 100 पुत्रों का आप आशीर्वाद दो, कि मुझे 100 पुत्र होने चाहिए और 100 के 100 हों एकदम बलवान। अच्छा। ठीक है। अब कद्रू भी कहती है कि मेरे को 100 तो नहीं, लेकिन मेरे को 2 पुत्र चाहिए, और 2 पुत्र ऐसे होने चाहिए कि जो विनीता के भी पुत्रों से कई 100 गुना बलवान होने चाहिए। अच्छा, ठीक है? दोनों ने मतलब यही बात मांगे। उसने 2 मांगे, उन्होंने 100 100 मांगे। मांगे। तो जो ऋषि कश्यप होते हैं वो कद्रू को 2 अंडे देती हैं। अच्छा। तो अब क्या होता है कि जो विनीता के जो बच्चे होते हैं, वो जो एग्स होते हैं, वो फटाफट हैच होके उसमें से 100 नाग निकल जाते हैं, और उनका अपना जो चलना होता है, परिवार चलता आगे। अब जो कद्रू होती है ना, वो बड़ी इम्पेशेंट हो जाती है कि यार मेरी बहन के तो हो गए बच्चे, अब ये क्यों नहीं हो रहे हैं ये। तो अब वो क्या वो करती है, तो उस इम्पेशेंस में एक अंडा फोड़ देती है। अब वो एक अंडा जब फोड़ती है, उसके अंदर जो जीव होता है वो बाहर निकलता है, और वो कहता है कि माता आपने तो मेरे को समय से पहले ही बाहर निकाल दिया, मैं तो पूरा डेवलप भी नहीं हुआ हूँ। वो आधा डेवलप हुआ था, उसके पैर वगैरह रह गए थे वगैरह, बट डेवलप भी नहीं हुआ हूँ। अब मैं आपको श्राप देता हूँ एक, कि जब तक मेरा दूसरा भाई अच्छे से डेवलप होके उसका समय आने पर खुद अंडे से बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक आप दासत्व में रहोगी। वो क्या होता है? दासत्व मतलब किसी के काइंड ऑफ सर्वेंट बन के रहोगी आप, किसी दासी। का। अच्छा, दासी हाँ, दासी। आप इस अंडे के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाओगी। आप ये दूसरा अंडा जो है, मेरा भाई जो है, आपकी नजरों के सामने नहीं रहेगा। स्पॉइल नहीं कर सकते आप ठीक है। इसे। ओके। तो अब होता कैसे है कि एक दिन दोनों बहनें बैठी होती हैं, कद्रू और विनीता। आसमान में उनको दिखता है कि जो सूर्य भगवान है, उनका जो रथ है वो चल रहा है आसमान में। ठीक है। और जो अरुण है वो सूर्य देव के पास ही चले जाता है वो। ठीक है। तो दोनों में शर्त लगती है कि अच्छा, जो ये सूर्य देव का रथ है, इसमें जो घोड़ा है ये पूरा सफेद है या फिर इसमें कोई और रंग भी है। तो जो कद्रू होती है वो कहती नहीं, पूरा सफेद है। तो कहती सर से पूंछ तक पूरा सफेद है, शर्त रही। तो कद्रू कहती कि हाँ पूरा सफेद है। कह रही कि ठीक है, कल सुबह जब फिर से सूर्योदय होगा और सूर्य देव जब फिर से अपने रथ पे सवार होंगे, तो कल सुबह देखेंगे। अब विनीता क्या कहती है अपने 100 के 100 पुत्रों से कि ठीक है, तुम लोग सूक्ष्म रूप में जाना और सूर्यदेव के जो रथ का घोड़ा है उसकी पूंछ पे जाके लिपट जाना। तो क्या होगा, वो पूंछ काली हो जाएगी। काली हो जाएगी, हाँ। ठीक है। अच्छा। अब सुबह अगले दिन फिर से सूर्योदय होता है। दोनों बहनें खड़ी होती है सूर्यदेव का रथ देखने के लिए, और वो कहती है कि ठीक है। और पहले डिसाइड हो जाता है कि अगर तुम शर्त में हार जाती हो कद्रू, तो तुम्हें मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है जी। तो अब वो तो सर्प पहुंच गए सूक्ष्म रूप में और लपट गए घोड़े की पूंछ से, और जब देखा ध्यान से तो देखा घोड़े की पूंछ काली थी। तो शर्त हार गई, अब तुम मेरी दासी बन जाओगी। तो दासी बन जाती है। फिर कुछ समय बाद जो गरुण होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं कि भाई माता जी से मिलते हैं अपनी। फिर पूरा मतलब उनका जो भी सिनेरियो होता है चलता रहता है आगे। तो गरुण होता है, एक दिन अपनी माता से पूछता है कि माता, मतलब कि हम लोग इनके सारे कामों को क्यों करते हैं, जो ये हमें कहते हैं हमें वो सब करना पड़ता है। तो उनकी माँ कहती है कि मैं इनकी दासी हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, तो फिर इसलिए तुम्हें भी हम करना लोग पड़ेगा। इनके कंट्रोल में है, अब हम कुछ नहीं है। तो वो पूरी कहानी जानता है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो गरुण होते हैं वो जाते हैं नागों के पास, बोलते कि यार तुम भाई हो, तो मुझे ये बताओ कि मेरी जो माता है उनको आज़ाद करने का क्या चाहिए तुम्हें, क्या करूं मैं ऐसा तुम्हारे लिए कि तुम मेरी माता को छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, एक काम करो, वैकुंठ जाओ, और वैकुंठ नहीं, हाँ, स्वर्ग जाओ, वहाँ पे अमृत कलश है, हमें अमृत कलश लाके दे दो, हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। ठीक है। अब जो गरुड़ थे वो इतने ज़्यादा बलशाली थे, बलवान, और उड़ने की रफ्तार उनकी इतनी तेज थी ना कि उसको कोई मैच नहीं कर सकता था। वो गए स्वर्ग में उन्होंने खूब युद्ध लड़ा भाई, इंद्र से भी, और अमृत कलश ले लिया।
फिर विष्णु जी आ जाते हैं। विष्णु जी बोलते हैं कि भाई क्यों चाहिए तुम्हें ये, तो मतलब अजब आदमी हो कि कलश तुम्हारे हाथ में है, तुम पी भी नहीं रहे हो इसे, लेकिन तुम्हें लेके भी जाना है, किस लिए? तो बोलता है कि ऐसे ऐसी बात है, मुझे मेरी माता को छुड़ाने के लिए ये कलश लेके जाना है, मुझे ये सिर्फ नागों को ले जाके देना है, उसके बाद आप इस कलश का कुछ भी कर लेना। ठीक है भाई। तो विष्णु जी उससे बोलते हैं कि ठीक है, एक शर्त पे, अगर तुम मेरा वाहन बनोगे तो मैं ले जाने दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी माता को आज़ाद करने के लिए कुछ भी, मैं आपका वाहन बन जाऊंगा, कोई बात नहीं। वो आते हैं, नागों को वो कलश देते हैं, विष्णु जी योग माया से उस कलश को गायब करते हैं और गरुड़ ले जाता है अपनी माता जी को छुड़ा के वहाँ से। फिर उसके बाद इंद्र जो होते हैं वो मतलब तब भी गरुड़ के रास्ते में खूब अड़चने डाल रहे होते हैं। फिर जब गरुड़ वापस आते हैं तो इंद्रदेव, विष्णु जी सब उनको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, अब नागों से ना उनकी काइंड ऑफ दुश्मनी हुई कि मेरी माता जी को इतने सालों तक कैद करके रखा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आज से नाग ही तुम्हारा जो प्राइमरी फूड है तुम्हारा, मारो और इनको खाओ। अच्छा। तो कई सालों तक फिर गरुड़ और नागों के बीच में युद्ध भी चला। युद्ध चलता तो था जो फिर। नाग लोक की उत्पत्ति भी होती है ना, वो यहाँ से होती है। अच्छा, उन्होंने फिर वो पहले तो धरती के ऊपर रहते थे, हाँ, फिर अब वो अंदर चले गए वो। कि अच्छा। गरुड़ से बचना पड़े। तो आज भी देख ले, जब सांप ऊपर निकल कर आता तो आती है चील या गरुड़ आएगा, बाज आएगा और उठा के ले जाएगा, इसलिए वो धरती के अंदर रहते हैं, पाताल में। तो वहां से, अब यहाँ से दो कहानियां की, वहां से उत्पत्ति भी होती है नागलोक की, और जो कुंभ के जो 4 स्थानों की शिरोनी कहानी ये भी कही जाती है कि जब गरुड़ उस कलश को लेकर आ रहे थे नीचे, तो उनमें से 4 बूंदे पृथ्वी पे 4 जगहों पर गिरी थी। तो ये वही सीन है जब वो अपनी माता के लिए कलश लेके आ रहे ये थे, वही है है। ना? तो 4 बूंदे गिरी हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, और यही 4 जगह हैं जहां पर कुंभ जब भी होता है यहीं होता है। पंचांग के हिसाब से जिस भी जो भी समय में जो जगह डिसाइड होती है, मैं वहाँ एक्सप्लेन पे वो करता हूँ इस चीज़ चीज़ को होती है। कि इसमें बोला जाता है कि जब कलश के अंदर अमृत था, ठीक है, तो 3 ऐसे मतलब देवता थे जो उस चीज़ को कलश से छलकने से रोकते थे बेसिकली, कि वो उसमें से निकल ना जाए। उसमें था कि सूर्य देवता, उसमें चंद्रमा, और तीसरे थे बृहस्पति, जो बेसिकली जो प्लेनेट है हमारा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 12 साल का ये जो टाइम बोला जाता है और डिफरेंट लोकेशन बोली जाती है, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बोला जाता है। 12 साल तो इसलिए क्योंकि जो हमारा जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो जो एक सर्कल लेता है सन का, वो 12 साल में लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि लोकेशन कैसे चेंज होती है। सब लोकेशन चेंज होने का रीज़न ये है कि जब ये तीनों चीज़ें, ठीक है, एक एक करके, जैसे सपोज करो 12 साल, ये इनका जो चक्र है, इनकी जो योनि चेंज करने का तरीका है बेसिकली, कि यहाँ किस क्या बोलते हैं उसको, किस उसमें जाते हैं, राशि में, किस राशि में चेंज होता है, जो राशि चेंज होती है इनकी, वो 12 साल बाद ही होती है। 12 साल बाद, ठीक है। तो 12 साल में क्या होता है कि इनका चक्र पूरा होता है बृहस्पति का, और साथ साथ सूर्य और चंद्रमा अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, कभी किसी राशि में जाते हैं, कभी किसी राशि में जाते हैं। दैट्स वाई ये हर 12 साल बाद कभी हरिद्वार में होता है, तो कभी प्रयागराज में होता है, तो कभी उज्जैन में होता है, ऐसे करके अपनी लोकेशन ये चेंज करते रहते हैं। ऐसे लोकेशन चेंज होती है पंचांग। तो ऐसा भी कहते हैं ना कि मतलब उस टाइम पे जल में जो है वो उछाल आता है, जो देवों के पास होता है जल, जब ये सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन बनता है तो जल में होता है उछाल आता है उसमें, अमृत में। अब वो 4 बूंदे गिरी है वहाँ पर 4 स्थानों पर, है ना, तो उस टाइम पे वो जो पवित्र बन जाती है बहुत, तभी वो हर जगह से आते हैं साधु वाधु वहाँ पे स्नान करने के लिए, क्योंकि वो टाइम होता है कि जब वो बहुत पवित्र होती है, जगह पवित्र होती है, क्योंकि जल में उछाल आता है उस टाइम पर। बट ये है ना, जो भी ये स्टोरी है, ये ऐसे किसी भी चीज़ में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये मौखिक है बेसिकली, कि ऐसा हुआ कि एक स्टोरी मैंने बताई कि भाई देवता लेके जा रहे थे 12 दिन तक और कलश गिर गया, या फिर बूंदे गिर गई, या फिर गरुड़ की स्टोरी, ये सब मौखिक है। ये मौखिक रूप से ये है ना, इतने टाइम से एक दूसरे पर पहुंचती जा रही है। एस्ट्रोनॉमिकली तो वो प्रूव्ड है। अगर एस्ट्रोनॉमिकली देखो तो कि वो जो वो बोला हमने जुपिटर सर्कल लगाता है, क्योंकि वो पंचांग में मेंशन है, एस्ट्रोनॉमिकल तो ये प्रूव्ड है। अब जैसे एविडेंस है इस चीज का। कि मैं कल सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये बात, कि ऐसा कैसे हो पाता है कि जो ये इतने सारे साधु हैं, नागाज हैं, अघोरी हैं, ठीक है, अब सब
तो मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे ना। हिमालय के पहाड़ियों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ के इनकी तपस्याएं चल रही हैं, है ना, साधना चल रही हैं, सिद्धियां चल रही हैं। तो अब इनको कैसे पता, हम जैसे हमको कहीं घूमने जाना है, मैं बोलूँ कि अमन यार इस जगह इस दिन ये काम होना है, वहां तेरे को आना है, अब तेरे को मैं रिमाइंड कैसे कराऊंगा कि भाई आजा, कल आना है, फोन करूंगा ना, तो कॉल करेगा तो मेरे को पता चलेगा कि जाना है। ठीक है। अब जब तेरे पास कैलेंडर ना हो, तेरे पास फोन ना हो, तो तेरे को कैसे पता चलेगा कि यार नवल ने 19 तारीख बोली थी, 10 दिन बीत गए हैं, तो कल 19 तारीख है, मुझे आज निकलना है, कैसे पता चलेगा? तब मुश्किल हो जाएगी ना, मुश्किल। तो ऐसा कैसे कि भाई ये सारे नागाज, अघोरीज, इतने सारे साधु हैं जो हिमालयाज में हैं, जंगलों में हैं, सारे के सारे उसी टाइम पे कैसे पहुंचना शुरू हो जाते हैं वहां पे? अब वही तो सोचने वाली चीज़ है ना। या तो हो सकता है कि इनकी शिक्षा इस तरीके से दी गई है कि इनको पता रहता है कि हाँ 12 साल पूरे हो चुके हैं, ये पॉसिबल, एग्जैक्टली पता कैसे चल रहा है वो, ये हाँ ये नहीं पता कि तो हाँ, उन्हें कैसे पता ये चीज़? ये पॉसिबल हो पाता है ज्योतिष विज्ञान की वजह से। उन लोगों के पास इतनी ज्यादा, जो कहते हैं ना कि वैदिक विद्या है, कि वो आसमान के सितारों को देख के पता लगा रहे होते हैं कि अच्छा इतने दिन बीत गए हैं। हाँ, उनको पंचांग की ऐसे, मतलब कहते हैं ना उंगलियों पे नॉलेज होती है ना, कि वो पत्थरों पे चार्ट बना के देख लेते हैं कि अब कुंभ का समय आ गया, अब चलना है। वो तारे देख के बता देते हैं माघ का मेला लगने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, तब वो सबके सब पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तब जाते हैं वो। तब एग्जैक्ट। मैंने कहा यार कितनी फैसिनेटिंग बात है। हम जिन लोगों को समझते हैं कि खाली यार कर क्या रहे हैं, ये बैठे हैं गुफाओं में, कुछ नहीं चल रहा है इनका, यार इनके ऊपर ना बहुत गलत चीजें भी हैं। हाँ बहुत, मतलब रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में भी होता है। बट जब आपको पता, मैंने इनकी जब हिस्ट्री पढ़ी, आई वॉज फैसिनेटेड। थोड़ा सा है ना, मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड या ये मूवीज, इनसे बहुत सी चीजें खराब हुई हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो है भाई। जैसे मैंने एक वो उसके बारे में पढ़ा कि सोमरस के मूवीज में क्या दिखाते हैं, सोमरस इज इक्वल्स टू मदिरा, अल्कोहल, नशे की चीज है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है। सोमरस इज इक्वल्स टू अल्कोहल नहीं है, नहीं है। सोमरस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, जो जिसका प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, कि एक पौधा है उसको यूज करके वो लोग दूध दही इनके साथ इन्वॉल्व करके लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि क्या नाम है कि वो अल्कोहल था, उससे नशा चढ़ता था, नशा करने के लिए या रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। बट तुम मूवीज में देखोगे कि लोग जनरली बोल देते हैं क्या कर, सोमरस पी रहे हैं, सोमरस, जस्ट लाइक वो मजाक उड़ाना बेसिकली उस चीज का। वो डे टू डे लोगों की लैंग्वेज में भी हाँ, सोमरस का मतलब कहाँ से आ रहा है वो? मदिरा पान है सोमरस का मतलब, उसका उन्होंने वही मूवीज से निकल के ये चीज आ गई है। अदरवाइज ये सोचो, बल्कि वो सीरियल्स में दिखाते हैं सब भाई। नहीं, मैंने ये चीज पढ़ी कि जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी मतलब यूज करनी होती थी, चाहे वो कृष्ण जी थे या कोई भी थे, तो वो सोमरस पीते थे। ठीक है, सोच के देखो, कोई अल्कोहल पी के कोई ऐसी रणनीति या कुछ बना सकता है? युद्ध की रणनीति सोमरस पी के भाई उन्होंने तो बहुत तगड़ा ही रच दिया। इफ सोमरस इज इक्वल्स टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल पी के कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है? नहीं भाई, तो ऐसा नहीं था। अभी देख, अभी चल रहा है भाई, माघ मेला चल रहा है, और अभी इसका सेंटर पॉइंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ नागा साधु है ना। लेकिन हाँ, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया में तो भाई वही चल रहा है, और इन्हीं की वजह से ही फेमस है ये। और थोड़ा लोगों ने लिमिटेड कर दिया कि बस वहाँ जाके नहाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहाते हैं भाई, वहाँ पे बहुत कुछ चलता है। 45 दिन का कल्पवास चलता है वहाँ पर। हाँ, और अभी तो कल्पवास करने के लिए सबसे फेमस पर्सनालिटी स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पावेल 45 दिन का पूरा कल्पवास करेंगी वो। अच्छा, वहाँ पर वहाँ पर एक आ गई हैं वो इंडिया में, आ गई हैं यूपी में। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रेयर्स वगैरह सब कर दी हैं, और अब वो 45 दिन के लिए वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कल्पवास मतलब बेसिकली कि तुम्हें एक टाइम खाना है, जमीन पे सोना है, ये होता है। ये तो मैं ऐसे ही मतलब देख रहा था कि भाई अब सेंटर पॉइंट तो नागा साधु है, तो इनकी मतलब शुरुआत कैसे हुई और क्या है ये चीज़, इसको जानने के लिए जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने यही देखा कि मतलब कितने तरह के होते हैं भाई नागा साधु। तो इसमें मुझे पता चला 4 टाइप के होते हैं, जिनको कहते हैं, एक तो हो गए खूनी साधु, एक बर्फानी साधु, एक राजेश्वरी साधु है ना, नागा होते हैं, और एक हो गया खिचड़िया नागा। अच्छा, हाँ। अब ये जो 4 साधु हैं, ये बनते कैसे हैं? ये जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मल पर्सन है, अब वो अपना आगे का जीवन जैसे
एज आ वो नागा बन के बिताना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा मतलब अखाड़ों में, जब ये लगते हैं ना मेले, वो अखाड़ों में जाता है, वहाँ पे उनसे वो लेनी पड़ती है, सिद्धि नहीं, सिद्धि से दीक्षा। पहले अनुमति लेनी पड़ती अनुमति। है। हाँ, उसमें भी ये नहीं है कि वो तेरे को मतलब देंगे, वो सिद्धि, वो क्या नाम है, अनुमति देंगे, अनुमति permission। देंगे। नागा बन हाँ, जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई वहाँ पे। वहाँ वो तेरे को रखेंगे, वहाँ तेरे को परखेंगे हर चीज़ के लिए। ओके, वो मतलब तेरे को काइंड ऑफ एक देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम होगा तुम्हारा। हाँ, वो देखेंगे कि तू इस चीज़ के लायक है भी कि नहीं है। नहीं है। तो उसमें भी वो क्या करते हैं, सबसे पहले रखवाते 6 महीने का ब्रह्मचारी वो पालन करवाते 6 महीने तक। अच्छा। और कभी कभी ये बढ़ भी जाता है आगे, 1-2 साल। ओ, वो बंदे पे डिपेंड करता है वो कैसा है उसका नेचर, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ जानते हैं वो, मतलब पता करते हैं उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हर चीज़ पता करते हैं वो अखाड़े में। ठीक है, उसके बाद अगर बंदा सही लगता है तो उसके बाद दीक्षा दी जाती है उसको, आगे सब कुछ सिखाया जाता है उसको। तो इसमें फिर बनते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन से अखाड़े में जा रहा है। हाँ, 13 अखाड़े होते हैं इसमें। अब अखाड़े में जाके जब सारी चीज़ें हो जाती है, फिर होता है उनका संस्कार। ओके। संस्कार में वो लोग कई सारी वो चीज़ें करते हैं। लास्ट में आता है पिंडदान करना, यानी कि जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं वो। मैं जो पहले था वो अब मर चुका अब है, वो मर चुका है, अब इसको कोई नया सृजन हुआ है, मेरा एक नया इंसान हूँ अब मैं। अब मैं नया इंसान हूँ, मैं अपना लाइफ जो है ऐसे बिताऊंगा। तो संस्कार भी वो पता है वो ऐसे जाके करते हैं, जैसे 4 जगह हैं जहाँ लगता है। उज्जैन है, नासिक है, और प्रयागराज है, हरिद्वार है। 4 जगह है। तो वो 4 जगह जाते हैं। तो उज्जैन में जाते हैं खूनी नागा। खूनी नागा, अगर कोई बंदा उज्जैन जाके तो खूनी नागा उनको क्यों कहा जाता है? वो बताऊंगा मैं अभी। तो खूनी नागा मतलब कि उनको ऐसा होता है पुराने टाइम में, अभी तो नहीं है ऐसा, कि उनको 7 खून माफते हैं खूनी नागाओं को। तो वो उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र होता है, मतलब गुस्सैल होते हैं वो। तूने देखा भी होगा, कई बार नोटिस किया होगा, सामने आए तेरे नहीं आए, वीडियोस में तो देखा है मैंने भाई, कि किसी को कुछ कह दो नागा साधु को तो एकदम से लड़ने के लिए रुद्र रूप एकदम मार दूंगा आपके, लड़ने के लिए तैयार, है ना। तो वो साधु वो थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्होंने औरंगजेब, मुगल और जितने भी मतलब उस टाइम पे थे, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं भाई उन साधुओं ने। हाँ, मैंने एक स्टोरी सुनी है कि मुगल्स के टाइम पे साधु आए थे और उन्होंने लड़ाई करी थी और बहुत जगह अपनी बचाई थी, मतलब। तो वो नागा साधु ही थे वो। हाँ, ये सुना है मैंने। मतलब कि नागा साधु जो है वो बेसिकली साधुओं में वॉरियर कैटेगरी वाले साधु, वॉरियर कैटेगरी वाले हैं वो, वॉरियर कैटेगरी। तो उनको शस्त्र, हर कोई शस्त्र चलाना आता है। क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि भाई औरंगजेब के टाइम पे ये साधु आके कैसे, मतलब मेरे को उस टाइम तक नॉलेज नहीं थी कि इनकी भी ट्रेनिंग होती थी और ये सब कुछ हुआ है कि उन्होंने पूरा मतलब उन लोगों को भगाया वहां से उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन साधु आते हैं और लड़ते हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है 1757 का, अहमद शाह अब्दाली, आई थिंक सो, पता नहीं मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ यहाँ पे। तो गोकुल मथुरा में ये लोग आए हुए थे अपनी किसी सभा करने के लिए। अब वहाँ पे आ गए ये सारे के सारे मुगल्स मंदिरों को तोड़ने, हमला करने के लिए। अब इनको पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। बस इनका क्या था, अच्छा मंदिर तोड़ने आए, हमारे हिंदू भाइयों को मारने आए। बस उसके बाद तो जो रुद्र रूप में, मतलब जो शिवजी का कौन सा रुद्र अवतार होता है वो, आई थिंक सो वीरभद्र होता है। बस जो रणचंडी नाची वहां पे भाई काट दिया उन्होंने वहां पे कलेश ही मचाया होगा भाई उनको, क्योंकि हर तरीके का हथियार चलाना आता है, हर तरीके का। सोच, नंगा बदन उनका और मतलब राख में लिपटे हुए। मैं तो भाई जो वो पूरी जो कहानी सुनी थी ना मैंने, वो जो गोकुल और मथुरा में हुआ उस टाइम पे सुनी मैंने और पढ़ी, तो मैं तो एकदम विजुअलाइज कर पा रहा था दिमाग में कि अगर इस पूरी कहानी को एक मूवी में उतारा जाए ना, कि मतलब एकदम नंगा बदन, राख लिपटे हुए साधु, खुली जटाएं और तलवारें लहरा रही हैं, उनके शरीर पे भी तलवारें पड़ रही हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको दर्द, वो तो इस शरीर से ऊपर उठ चुके हैं भाई, उनको दर्द, मृत्यु कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये है कि वो पहले ही मर चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी मतलब पिंडदान कर पहले वो तो जीते जी मर चुके हैं वो तो उनके तो शरीर भी कट रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो मार रहे हैं। कोई उनके अंदर एक तलवार घुसेड़ रहा है, वो 2 के अंदर तलवार घुसेड़ रहे हैं। बल्कि ऐसा था कि जब मुगल या क्या नाम है, औरंगजेब, जब इनको पछाड़ दिया भाई साधुओं ने,
तो फिर वो बंदा कह के गया कि मैं इंडिया में तब आऊंगा, हाँ ये वापस कब्जा स्टेटमेंट करने, सुना है मैंने ये कि जब हाँ। नागा साधु नहीं होंगे इनकी फौज में लड़ने के लिए। एग्जैक्टली यार, ये स्टेटमेंट मेरा पढ़ा हुआ है। कितना खतरनाक उन्होंने वहाँ मंजर पे मतलब क्रिएट किया होगा। क्या मौत तांडव- का नाच जो होता है ना, तांडव उन्होंने मचा जो होगा भाई। दिखाया होगा ना, मृत्यु का तांडव भाई, सोच की उस इन्वेडर की रूह कांप गई कि भाई। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं वॉरियर्स कि कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हमेशा आगे आएंगे। आदि हमेशा शंकराचार्य ने ही इस जो नागा साधु का जो सेक्ट था वो बनाया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उस टाइम पे कि क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो हम खाली शास्त्रार्थ करके नहीं जीत सकते, क्योंकि जो इंसान सामने तलवार लेके खड़ा हुआ है ना, मैं उससे शास्त्रों के ज्ञान से नहीं जीत सकता, सकते क्योंकि हैं। वो तो मुझे मारने ही आया है ना, उससे शास्त्रार्थ करके क्या करूंगा मैं जो मुझे मारने आया। तब उन्होंने कहा कि हम लोग शास्त्रार्थ कर सके इस चीज के लिए भी तो हमें पहले तो जिंदा बचना पड़ेगा, और हमें जिंदा बचाने के लिए एक वॉरियर क्लास की जरूरत है। तब नागास को बनाया गया, तब ट्रेनिंग हुई, तब सब तब कुछ। अखाड़े बने बेसिकली। तब Exactly, तब अखाड़े उन्होंने ही बने। अखाड़े बनाए। तब उनको पता चला कि आदि ऐसे काम शंकराचार्य नहीं ने। चलने वाला, कि हम तो शास्त्रार्थ करते रहेंगे और ये हमारी गर्दनें उड़ाते रहेंगे ये तो तब जाके नागास का हुआ। तो ये है कि उज्जैन में जो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि जो जिस जगह पे वो लेता है, अपनी सिद्धियां प्राप्त करता है, वो उसी के हिसाब से बनता है वो। जैसे मैंने बताया अभी कि उज्जैन में जाएंगे तो खूनी साधु बनेंगे, और प्रयागराज में जाएंगे तो वो बनते हैं राज राजेश्वरी। मतलब वो रहेंगे तो नागा साधु, लेकिन उनको राजभोग की तरह होगा ट्रीटमेंट वहाँ पर, है ना। फिर आता है हरिद्वार में, जब जाएंगे हरिद्वार जाने वाले बनते हैं बर्फानी। बर्फानी नागा, तूने देखा हो वीडियोस वायरल हुई थी, वो बर्फ में बैठ के। ओके ठीक है, समझ गया। हरिद्वार तो वो हिमालयाज आ गया, वो हिमालयाज आ गया, पहाड़ वाला एरिया हो गया। क्योंकि ये बंदों के अंदर कॉन्सेप्ट रहता है ना कि भाई वो नागा बाबा है कि वो बर्फ में कैसे बैठा है, क्योंकि भाई वो सिद्धियां उसी तरीके से प्राप्त करके बैठा हो, उसके पास सिद्धियां वो वाली। अच्छा, और ठीक है। और एक होता है नासिक में, जब नासिक में जाते हैं तो वो बनते हैं खिचड़िया नागा। मतलब कि वो थोड़े वैसे टाइप के होते हैं कि उनको खिचड़ी खाना पसंद होता है। अच्छा, है ना। कई बार आते भी हैं हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी, तो कुछ नहीं मांगे, वो कहेंगे खिचड़ी है तो दे दो। ओके, तो उसी से वो फेमस हो गए। वो उसी से फेमस हो गए। अब देख, जैसे कमाल की बात है ना, जैसे तूने मेरे को बताया कि 4 जगह हैं और 4 टाइप के इनके कैटेगरीज हैं नागाज में भी। जैसे हिमालय की तरफ से आ रहे हैं तो बर्फानी बाबू, फिर प्रयागराज हो गया, फिर उज्जैन हो गया, थोड़ा उस तरफ जाओगे, फिर नासिक में हो गया। ठीक है। तो बेसिकली जो मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ ज्योग्राफिकल मैप के हिसाब से, तो ये नागास के सेक्ट भी ना एक तरीके से 4 सेक्ट है, और ये इंडिया की 4 ऐसी दिशाओं में रखे गए हैं कि चारों कोनों में से कहीं भी कुछ होगा ना, तो उस कोने में एक नागास की फौज बैठी हुई है। उत्तराखंड की साइड या हिमालयाज में कुछ होगा तो वो बर्फानी से आ जाएंगे। प्रयागराज वाली साइड कुछ होगा तो राज राजेश्वरी उतर के आ जाएंगे वहां पे। नासिक की साइड, उज्जैन की साइड कुछ होगा तो खूनी नागाज आ जाएंगे, खूनी नागा है ना। और नासिक की साइड कुछ होगा तो खिचड़ियाज आ जाएंगे उधर से उतर के। तो चारों को 4 कोनों में डाला गया है। कमाल की बात है, ये बहुत कमाल की बात है भाई, सही कह रहा है। अमेजिंग। देख रहा भाई क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। और मेला लगता है तो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं यार, सब तरफ से आके इकट्ठे होते हैं इसमें। और जैसे बिना किसी कांटेक्ट के। एक जैसे अब जैसे शाही स्नान होता है, पहले तो उसको शाही बोलते थे, अब उसको राजसी स्नान बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले भी जो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं लोगों को है, क्योंकि वही है ना कि वॉरियर क्लास है, ये लोग हैं, तो इसलिए ये कुंभ हो पा रहा है, इसीलिए हम आ पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर ही यही है। तो उनका ये भी होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर भी यही है, जो यही लोग सबसे ज्यादा जो कर्मा है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को नहाने दिया जाता है कि सबसे पहले इन्हीं को नहाने दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जितना कर्म एब्जॉर्ब किया है अभी तक अपने आसपास के लोगों का, इस दुनिया का, वो सब धुल के निकल जाए। क्योंकि वो सबसे ज्यादा मतलब आइसोलेटेड, एकदम कहते हैं ना कि बिना किसी फैसिलिटी के कैसी भी जगह में रह रहे हैं वो। तो सबसे पहले इसलिए कि उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो बहुत बड़े हैं बाकियों से, इसलिए सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। नहीं तो एक बार पता नहीं, आई थिंक सो 1200s या कब में वो हुआ था, बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई थी 2 अखाड़ों के बीच में। एक वैष्णव थे और एक शाक्त थे भाई,
एकदम खूनी लड़ाई जिसे कहते हैं कि पहले हम नहाएंगे पहले तुम नहाओगे। तब उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि पहले अघोरीज और नागाज नहाएंगे। अब उसके बाद सब उसके बीच में ना तो प्रशासन आ सकता है ना पुलिस आ सकती है भाई। कुछ वो नहीं। अगर लड़ाई होगी ना तो वो आपस में अखाड़े मिलकर सुलझाएंगे। हाँ, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट हाँ। नहीं है। और जैसे कि इस बार का बोला जा रहा है कि जो तैयारी करी गई है कितने और इन लोगों की, अखाड़ों में भी एक लीडर होता है। हाँ, हाँ। होते हैं भाई, एक लीडर होते हैं। जो तैयारी करी गई है, कितने कितने लोगों यार की इनकी तैयारी तो गई है, आई थिंक सो अराउंड 40 to 50 crores लोगों की रहने की वहाँ पे सब तरीके से तैयारी करी गई है। तो सोच कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 150 crores है, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा भी मान के चले कि अगर वहाँ पे 45 to 48 crore लोग भी पहुँचते पूरी दुनिया से, सिर्फ इंडिया से नहीं है, पूरी दुनिया से। अभी मैं कल न्यूज़ में देख रहा था, एक कोई विदेशी साध्वी थी, पूरा एकदम उनकी वो जो लीडर होता है ना, उनकी पालकियाँ जाती हैं, तो विदेशी साध्वी बैठी हैं, पीछे साधु जो चल रहे हैं भाई, वो अपना सैफरन कलर्स के कपड़ों में फूल बिखेरते हुए चल रहे हैं, सब विदेशी। मैंने कहा, यार ये लोग भी तो पूरी दुनिया से, मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/3 भाई उस जगह पे प्रेजेंट है। 45 से 50 करोड़ लोग एक जगह पे प्रेजेंट होना, और 45 दिन तक ये चलेगा सिनेरियो पूरा। सारी चीजें बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली स्टार्ट होना और स्मूथली खत्म हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऑब्वियस है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वहाँ के जितने भी ये जो IPS और IAS रहे हैं, उनसे इंटरव्यूज में जब भी पूछा गया कि यार इतने करोड़ों लोग कैसे मैनेज करते हो आप, तो वो लोग भी ये बात बोलते कि भाई हम कुछ मैनेज नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जो हो रहा है ना यहाँ पे, कोई है अपने आप ही हो रहा है। शक्ति जो सब कुछ ऐसे करा रही है कि हो जा रहा है।